नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल वीडियोस में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने है सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट न्यूट्रिशन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग। तो मृदा उर्वरता क्या होती है? तो सबसे पहले ये समझे मृदा उर्वरता होती क्या है। तो मृदा उर्वरता क्या है कि आनुवांशिक क्षमता होती है किसी भी मृदा की जो पौधों को पोषक तत्व उचित मात्रा उचित अनुपात में प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। ठीक है, मृदा उर्वरता क्या है? द इनहेरिटेंस कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट in adequate manner and proportional to plant is called soil fertility। ठीक है, किसी भी मृदा की वह आनुवांशिक क्षमता जो पौधों को उचित मात्रा उचित अनुपात में पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, सबसे पहला उसमें क्या है? नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में पहला आता है आपका नेचुरल फैक्टर। नेचुरल फैक्टर में जो पहला कारक है वो क्या है? पेरेंट मटेरियल। क्या है? पेरेंट मटेरियल। पहला कारक जो है वो है पेरेंट मटेरियल। तो दोस्तों पेरेंट मटेरियल क्या मतलब है? पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ का मतलब क्या है कि कोई भी मृदा जो होती है वो किसी न किसी पेरेंट मटेरियल से बनी होती है। मृदा किससे बनती है? रॉक से बनती है, चट्टान से बनती है। तो जिस प्रकार की चट्टान वगैरह हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट से मिलकर बनी होगी तो बहुत ज्यादा फर्टाइल होगी। अगर लो न्यूट्रिएंट कंटेंट उसमें होगा चट्टान में तो लो फर्टाइल होगी। ठीक है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या है? क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। वनस्पति और जो है हमारा क्लाइमेट किस प्रकार की है वो मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है। तीसरा है आपका टोपोग्राफी एंड सॉइल एज। तो दोस्तों टोपोग्राफी किस प्रकार से मृदा उर्वरता को प्रभावित करती है? टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति होती है। ठीक है, अंडुलेटेड जैसे एरिया है इस प्रकार से अंडुलेटेड है तो वहां क्या क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट्स है वो यहाँ इस एरिया में इस क्षेत्र में आ जाएंगे और जो ये ऊपर का क्षेत्र है ये तुम्हारा यहाँ पर क्या होगा? न्यूट्रिएंट कम होंगे क्योंकि वो नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही एज की बात होती है, जो न्यूली बॉर्न सॉइल होती है जो अभी अभी वेदरिंग के बाद बनी हुई है तो उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा होगा इन कंपैरेटिवली जो एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें पहले से खेती करते चले आ रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा यानी कि जो फर्टिलिटी उसकी है वो कम होगी। फॉर एग्जाम्पल सैंडी लोम सॉइल। जो सैंडी लोम सॉइल यानी रेड सॉइल ये ग्रेनाइट चट्टान से बनी होती है और ग्रेनाइट चट्टान जो है क्या होती है? लो टू मीडियम फर्टाइल होती है। समझ गए कि नहीं? ये है पेरेंट मटेरियल। तो पैतृक पदार्थ अगर कोई चट्टान जैसे ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर बना हुआ तो ग्रेनाइट चट्टान से जो सॉइल बनेगी वो सैंडी लोम सॉइल यानी रेड सॉइल बनेगी जो कैसी होती है? मीडियम टू लो फर्टाइल सॉइल होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? लाइम स्टोन एंड बेसाल्ट। जो लाइम स्टोन बेसाल्ट होती है ये क्या होती है? इजिली वेदर्ड होती है, आसानी से अपक्षरित हो जाती है और आसानी से अपक्षरित होने के कारण क्या होता है? फाइन टेक्सचर सॉइल होती है और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है। क्या होती है? ब्लैक सॉइल। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, लाइम स्टोन एंड बेसाल्ट क्या है? इजिली वेदर्ड हो जाती है, इससे इसमें जो टेक्सचर होता है फाइन टेक्सचर सॉइल बनती है, कड़ाकार उनका बहुत महीन होता है और ये आसान ये ब्लैक सॉइल होती है और हाईली फर्टाइल होती है। इसके बाद आता है इडेफिक फैक्टर, इसे हम मृदीय कारक कहते हैं। तो पहला इसमें क्या है? फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। मृदा की भौतिक दशा कैसी है? सॉइल स्ट्रक्चर कैसा है? सॉइल टेक्सचर कैसा है? सॉइल वाटर मृदा जल क्या है? सॉइल एरेशन की बात करें तो सॉइल एरेशन बहुत ज्यादा मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। तो सॉइल टेक्सचर क्या है? एक टेक्सचर क्या है? एक कैन नॉट मैनिपुलेटेड, सॉइल टेक्सचर को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर को बदला जा सकता है। सॉइल वाटर है ये भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के द्वारा हम इसको सही कर सकते हैं। सॉइल एरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा वायु, अगर मृदा में वायु संचार अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा? सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अच्छी नहीं होगी। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता नहीं अच्छी होगी तो सीधी सी बात है उनमें जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो हमारी धीमी पड़ जाएंगी। ठीक है, अगला क्या है? सॉइल टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा में जो मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया है, सूक्ष्म जीवों की जो ग्रोथ है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होती है। जब वो टेम्परेचर होगा तभी जाके क्या होगा? बैक्टीरिया काम करेंगे, मिनरलाइजेशन प्रोसेस होगी, अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है वो होगी और साथ ही साथ जो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है वो भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉइल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगला है सॉइल कॉम्पैक्शन एंड टिलेज ऑपरेशन। भाई सॉइल कॉम्पैक्शन क्या है? मृदा में कोई मृदा सख्त है, अगर हम कंटिन्यूसली एक ही गहराई पर जुताई करते आ रहे हैं तो सॉइल क्या हो जाएगी? कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो उस कंडीशन में एयर एंड वाटर का जो मूवमेंट है वो हमारा धीमा पड़ जाएगा, रूट ग्रोथ हमारी कम होगी तो न्यूट्रिएंट जो सॉइल के नीचे है वो नहीं आएंगे, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन में बाधा आएगी। जो ट्रांसपिरेशन में बाधा आएगी तो सीधी सी बात है जो वाटर नीचे है वो ऊपर नहीं जाएगा और थ्रू न्यूट्रिएंट जाता है। जो न्यूट्रिएंट है कैसे जाता है? ट्रांसपायरेशन के द्वारा जाता है तो वो भी प्रभावित होगा। तो ट्रिलेज ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या? सॉइल पीएच एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई सॉइल पीएच जो मृदा पीएच है वो भी एक निश्चित होता है। अगर एसिडिक पीएच है तो उस कंडीशन में भी दूसरी दशाएं होंगी और बेसिडिक है तो उस कंडीशन में दूसरी दशाएं होंगी। तो एसिडिक कंडीशन के लिए हमें क्या करना है? चूना वूना मिलाना है।
चूना है इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हमारा बेसिडिक है तो वहां पर हम जिप्सम और पायराइट का उपयोग करेंगे। तो मृदा सुधार भी करना है हमें, साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं निश्चित पीएच पर ही काम करते हैं, न्यूट्रिएंट उपलब्धता हो निश्चित पीएच पर ही होती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, मृदा पीएच जो है वो मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। इसके बाद क्या, रूट ग्रोथ एंड एक्सटेंशन। अगर भाई जड़ों का विकास अच्छा नहीं हो रहा है तो उस दशा में क्या होगा, न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा और पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए रूट डेवलपमेंट और उसका प्रसरण बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद क्या है, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, ठीक है। कार्बन पदार्थ की मात्रा, अगर कार्बन पदार्थ की मात्रा नहीं है तो क्या होगा, कार्बन पदार्थ सीधा सीधा फर्टिलिटी को इंडिकेट करता है, तो कार्बन पदार्थ की मात्रा अगर कम होगी तो सीधी सीधी मृदा उर्वरता प्रभावित होगी। क्रॉपिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंटिन्यूअसली हम किसी एक ही क्रॉपिंग सिस्टम को रन कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, उनकी रिक्वायरमेंट सेम होगी और साथ ही साथ क्या होगा, इंसेक्ट एंड डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा होगा और क्या होगा, हमारा जो सॉइल का रिक्वायरमेंट है वो भी हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए क्रॉपिंग सिस्टम भी क्या करता है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है। लास्ट में आता है सॉइल इरोजन। मृदा क्षरण क्या करता है, मृदा क्षरण अगर हो गया तो क्या करेगा, ये सॉइल फर्टिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। क्यों, क्योंकि जो टॉप लेयर होती है जिसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट बैंक कहते हैं, वो क्या हो जाएगा, सीधा वेदर्ड जो इरोड हो जाती है, बह जाती है, तो वहां पर न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं और मृदा उर्वरता प्रभावित होती है। दूसरा सवाल है हमारा, क्वेश्चन है सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सीधी सी बात है, मृदा सॉइल की फसल उत्पादन करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप सॉइल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। सॉरी, यहां पर क्या है, प्रोडक्टिविटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी। सॉइल प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी है ये क्या होती है, क्रॉप प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। किसी भी मृदा की फसल उत्पादन करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्रॉप प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ये किसमें होती है, यील्ड में हम इसको मापन करते हैं, यील्ड में मापन करते हैं। इसके फैक्टर्स क्या होते हैं, इंटरनल फैक्टर को हम जेनेटिक फैक्टर्स भी कहते हैं। ये कहते हैं कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, इन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे सॉइल टाइप है और सॉइल टेक्सचर, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बाह्य कारक, क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर है। क्योंकि मृदा उत्पादकता जो है एक बहुत बृहद टर्म है, क्योंकि एक किसी एक कारण के द्वारा निश्चित नहीं होता है। इसके लिए बहुत सॉइल फैक्टर है, एडाफिक फैक्टर है, क्लाइमेटिक फैक्टर है, मैनेजमेंट फैक्टर, सो मेनी फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है क्लाइमेटिक फैक्टर में तुम्हारा जो है क्लाइमेट से संबंधित वातावरणीय कारक आ जाते हैं, रेनफॉल है, आपका जो है ह्यूमिडिटी है, विंड है। एडाफिक फैक्टर में तुम्हारे मृदा से संबंधित कारक आ जाते हैं। फिर आता है बायोटिक फैक्टर में तुम्हारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनसे जो बीमारियां फैलती हैं ये क्या करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये भी प्रभावित करते हैं। अगला है इसमें एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर का मतलब क्या था, मानव जनित कारक, ऐसे कारक जो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं वो मानव जनित कारक होते हैं। सीधी सीधा इसमें मैनेजमेंट फैक्टर भी काम करता है। तो इस प्रकार से आपका सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी की जो चैप्टर है पूछा जाता है, इसको आप आसानी से पढ़ लीजिएगा और